करता हूं। जैसा कि जानते हैं कि विज्ञान के एक महत्वपूर्ण खंड बायोलॉजी है, और बायोलॉजी में हमने अब तक जिस भाग को पढ़ा है वह है साइटोलॉजी, जिसमें हम लोग कोशिका विज्ञान की बृहत विश्लेषण किए। फिर इसी कड़ी में हिस्टोलॉजी की मैंने जानकारी आपको दिया। मैंने आपसे पूर्व के दिनों में कहा भी कि बायोलॉजी के 4-5 खंड काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें पहला बेसिक्स अध्याय है साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी। अब आप बीपीएससी के क्वेश्चंस को बनाएंगे तो उम्मीद है कि आपसे बीपीएससी का क्वेश्चन बनने लगेगा। फिर दूसरा भाग आता है न्यूट्रिशन, जहां से क्वेश्चन 2 कम से कम पूछे ही जाते हैं। और फिर आता है डिजीज, और वहां से भी कई क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं सभी रूपों में। कभी कभी तो 3-4 क्वेश्चन आप डिजीज से देखिएगा, जैसे पिछले बार जो परीक्षा हुई थी उससे 3-4 क्वेश्चन का संबंध सीधे तौर पे डिजीज से ही था। फिर इसी कड़ी में 2 सिस्टम आता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम। ये डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद ही कोई अन्य सिस्टम को पढ़ना है और समझना है। फिर लास्ट में मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाता हूं। बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन के 2 भाग है, एक बॉटनी का क्लासिफिकेशन है और दूसरा जूलॉजी का क्लासिफिकेशन है। वो सब अंतिम चैप्टर के कड़ी में है, और रोज जो आपको बूस्टर फैक्ट लिखाते हैं वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से मायने रखता है। हम लोग पिछले दिन साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग, और उसका पीडीएफ भी आपके व्हाट्सएप पर जा चुका है। यहां तक कि अभी भूगोल की कक्षा समाप्त हुई है तो भूगोल का भी कंप्लीट, हमारे प्रकाश जी के सहयोग से भूगोल का भी कंप्लीट आपके नोट्स जा चुके हैं। जो भी होता जाता है उसके नोट्स भी आपके पीडीएफ पे एक तो सभी दिन जाता है और फिर उसको इंटीग्रेट करके भी आपको भेज दिया जाता है। वीडियो भी उपलब्ध है यूट्यूब पे, आप उसे भी, सब वीडियो तो नहीं है लेकिन कई वीडियो उपलब्ध है। अब तो कई वीडियो को बंद कर दिया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं और दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारे द्वारा अब आज न्यूट्रिशन की हम चर्चा करेंगे। पोषण, ठीक है कि नहीं? पोषण, मोबाइल बंद कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। पोषण, पोषण को हम लोग किस रूप में देखेंगे? हम लोग के लिए पोषण की क्या आवश्यकता है? हम लोग काम करते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो काम करते हैं, और इसी काम करने के दौरान उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा की आवश्यकता की कड़ी में उसे पोषण कहां से प्राप्त होगा, किस रूप में प्राप्त होगा? उसके 2 भाग हैं। एक होता है बृहत, मैक्रो, जिसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लोग सूक्ष्म कहते हैं। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, आपने भोजन ग्रहण किया होगा, आधा किलो खाए होंगे, दिखता भी है कि आधा किलो क्या खाए होंगे, उसमें 60% मात्रा तो आपके कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, चावल और गेहूं, उसी की मात्रा होती है। फिर प्रोटीन लेते हैं, फिर फैट लेते हैं। तो ये क्या है? ये बृहत, ये कैसा न्यूट्रिएंट्स है? ये बृहत न्यूट्रिएंट्स है। फिर हम लोग कुछ विटामिन लेते हैं मिलीग्राम में, विटामिन और मिनरल्स, और एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिसमें 0 कैलोरी होता है, वह है जल, जो भोजन को पचाने में और थर्मो रेगुलेशन में उसकी भूमिका होती है। शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में
किसकी भूमिका होती है? तो जल की भूमिका होती है, जिसका पीएच 7 होता है, न्यूट्रल होता है। ध्यान रखेंगे कि हमारी कक्षा, संपूर्ण कक्षा न्यूट्रिएंट्स के, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स और विटामिन पर ही आधारित है, और इसी रूप को लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। तो लिखिएगा न्यूट्रिएंट्स। मानव के द्वारा सभी क्रियाविधि के लिए, 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 सभी क्रियाविधि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसका स्रोत, जिसका स्रोत पोषण पदार्थ है, जिसका स्रोत पोषण पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, खनिज, विटामिन्स, खनिज और जल है, और जल है, और जल है, और क्या है? जल है, और क्या है? जल है। ठीक है कि नहीं? अरे मोबाइल बंद कीजिए ना साहब, समझ में नहीं आती है बातें। और जल है। इसी क्रम में आपको इन बातों की जानकारी होनी चाहिए कि इसको दो भाग में, जितने न्यूट्रिशियस पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ, दो भाग में बांटते हैं। एक है बृहत और दूसरा है सूक्ष्म। अब बाहर निकले तो जाइए, बाहर जाइए तो क्या मजाक बनाए हुए हैं, गजब हाल है आपका। एक है बृहत और दूसरा है सूक्ष्म। बृहत में क्या आता है? जो बृहत लेते हैं हम लोग, नहीं कार्बोहाइड्रेट, ठांस, भोजन, चांप, निद्रा, तो जो भी खाते हैं उसमें अधिकांश हिस्सा किसका होता है? चावल का होता है। प्रोटीन, दाल थोड़ा सा, उससे कम फैट, थोड़ा सा घी वो लेते होंगे। ठीक है कि नहीं? तो अधिकांश मिनरल्स, सब्जी उब्जी थोड़ा लेते होंगे। नहीं, विटामिन्स, तो विटामिन्स का टिकिया खाते होंगे। हालांकि यूरोप में एक बहुत, हम लोग क्या है कि हम लोग खाद्य पदार्थ खाने पे ज्यादा बल देते हैं। यूरोप में लोग, जैसे आप लोग, हम लोग जाकर के खाद्य पदार्थ लेते हैं। यूरोप में लोग दवा के दुकान में जाते हैं, कहते हैं कि आधा किलो विटामिन देना, 1 किलो मिनरल्स देना, 1.5 किलो कार्बोहाइड्रेट का टिकिया देना। मतलब वहां लोग इस टाइप का सिस्टम वहां डेवलप है। हम लोग के यहाँ, हम लोग सीधे भोजन लेने पे विश्वास करते हैं कि जब तक स्वाद लेके नहीं खाए तब तक काज नहीं देते। नहीं, तो हम लोग स्वाद ले लेकर क्या है, चबाते हैं। और कई जगह भोज वगैरह में तो गप देते हुए, हा 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 करते हुए, जब तक ठास भोजन नहीं करते हैं तब तक मजा ही नहीं आता है। हम लोग क्या, फूड बिहेवियर क्या है, अलग टाइप का है थोड़ा। खैर, उससे हमें क्या लेना देना है कि यूरोप में क्या होता है, बाहर रहिएगा तो कोई दिक्कत आपको। ठीक है कि नहीं? तो अब इस पूरे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक भाग है आपका मैक्रो, बृहत, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आएगा, और दूसरा है माइक्रो, जो सूक्ष्म आएगा। तो लिख देंगे। इस पोषक पदार्थ को दो भागों में बांटकर देखते हैं। इस पोषक पदार्थ को दो भागों में बांटकर देखते हैं। दो भागों में बांटकर देखते हैं। पहला बृहत, बृहत,
पहला बृहत, बृहत पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लिख दो, जैसे विटामिन, खनिज। इसी कक्षा के छात्र हैं, आना चाहते हैं तो शायद 3 बजे से यह कक्षा चल रही है। अरे यार रुलाओगे क्या? आओ अंदर आओ, अंदर आओ। और कौन है बाहर में? एक महिला भी है, भटक रही है, जिसकी आत्मा और शरीर दोनों। आइए, ज्यादा इमोशनल बात हमसे नहीं करो, नहीं तो मैं रोना शुरू कर देता हूं और फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ देखते हो, मां का नाम लिया। कल मोदी साहब ने एनवायरमेंट दिवस पर एक स्लोगन दिया, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। तो स्वाभाविक है, उसके बाद तो तुमको अंदर आना ही था। मूल बिंदु पे आ जाइए। कहा थे हम लोग? हाँ, सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या आता है? सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है विटामिन, मिनरल्स और जल। और जल एक ऐसा पोषक पदार्थ है जिसका कैलोरी कितना होता है? 0। आपके टेस्ट वगैरह में भी पूछते रहते हैं कि जल का कैलोरी कितना होता है, कितना एक गिलास जल पीते हैं तो कितना कैलोरी मिलता है? 0। जल में कैलोरी नहीं मिलता है। जल का काम है आपका एसिमुलेशन, भोजन को पचाने में, और थर्मोरेगुलेशन में, बॉडी के तापमान को नियंत्रित करने में इसकी भूमिका है। तो नोट लिखो, नोट। जल का मुख्य काम, जैसे लिखो, जल 0 कैलोरी देता है, जल 0 कैलोरी देता है, और इसका मुख्य काम, और इसका मुख्य काम, और इसका मुख्य काम भोजन को पचाने में, और इसका मुख्य काम भोजन को पचाने में, भोजन को पचाने में एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में होता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में होता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में होता है। ठीक है, एकदम अच्छे से पचा लीजिए। किसको पचाना है? किसको पचाना है? हाँ, इसको याद रखिएगा। अब आइए सुनिए, अभी जो आपने पढ़ा वो मात्रा के आधार पे न्यूट्रिशन को 2 भाग में बांटे, बृहत और सूक्ष्म। अब ऊर्जा के आधार पे हम इस पोषक तत्व को बांटेंगे। तो ऊर्जा के आधार पे सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको कौन देती है? कार्बोहाइड्रेट नहीं, फैट। 1 कैलोरी, 1 ग्राम फैट 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। उसके बाद ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की समान भूमिका होती है। लेकिन हम जो हमारा जो एनर्जी का मोस्ट सोर्स है वो कौन सा सोर्स है? वो है कार्बोहाइड्रेट। मतलब जरूरी क्या है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन का काम होता है शरीर का बिल्डिंग बनाने में, मसल्स निर्माण में। ठीक है कि नहीं? और विटामिन और मिनरल्स का काम होता है जो हमारी कैटाबॉलिक एनाबॉलिक का प्रक्रिया है, जिसको हम लोग कहते हैं उपापचयी प्रक्रिया।
इस उपापचयी प्रक्रिया को नियंत्रण करने में विटामिन की भूमिका होती है और मिनरल्स की भूमिका होती है। ये हमें बीमारियों से, कई बीमारियों से क्या करता है, बचाता है, कई बीमारियों से बचाता है। याद रखिए कि इस तीनों से जुड़ा हुआ एक है दूध, एक ऐसा न्यूट्रिशियस पदार्थ है जिसमें सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, आयरन, मिनरल्स और विटामिन सी को छोड़कर सब कुछ है उसमें। इसीलिए कभी कभी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं कि निम्नलिखित में से संपूर्ण आहार कौन सा खाद्य पदार्थ है। ए दे देगा, ए बी सी डी, और मारिएगा किस पे, दूध पे। किस पे मारिएगा, बीपीएससी पूछा भी है कि दूध में निम्नलिखित में से किस चीज की अनुपस्थिति होती है। इनके पास क्वेश्चन बैंक भी है, लाते भी है। लाए हैं ना आज, नहीं लाए हैं आज, लाना चाहिए ना, आपके हाथों में देखते हैं, बता देते, ठीक है कि नहीं। दूध से जुड़ा हुआ जितने भी क्वेश्चंस है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है, दूध का रंग उजला, ठीक है कि नहीं। दूध के विषय में अभी मैंने कहा कि विटामिन सी और आयरन की अनुपस्थिति होती है, संतुलित आहार है, संपूर्ण संतुलित आहार है, इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखो। फिलहाल तो यह भी आपको ध्यान में यहां पे रखना है कि ऊर्जा के आधार पे इसको 3 भागों में बांटते हैं, तो लिखेंगे ऊर्जा के आधार पे पोषक पदार्थ को, ऊर्जा के आधार पे पोषक पदार्थ को, ऊर्जा के आधार पे पोषक पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। ऊर्जा के आधार पे पोषक पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। तीन भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला 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 है ऊर्जा उत्पादन करने वाली पदार्थ, 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 ऊर्जा उत्पादन करने, पहला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कौन हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है फैट, दूसरा है फैट, दूसरा है फैट, दूसरा है फैट, तीसरा है, अब तीसरा नहीं, फिर लिखिएगा, ऊर्जा उत्पादन हो गया। अब लिखिएगा शरीर निर्माण करने वाला पदार्थ, 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 प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। फिर लिखिए तीसरा भाग उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करने वाला, उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करने वाला भाग, उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करने वाला भाग, ठीक है। उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करने वाला भाग कौन है, विटामिन और मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स। नोट, भोजन में सबसे अधिक मात्रा, भोजन में सबसे अधिक मात्रा
भोजन में सबसे अधिक मात्रा भोजन में सबसे अधिक मात्रा भोजन में सबसे अधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट का होता है लगभग 60%। लगभग 60%। भोजन में सबसे अधिक मात्रा भोजन में सबसे अधिक मात्रा किसका होता है? लगभग 60%। नोट नंबर 2, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी मान भोजन में सबसे अधिक कैलोरी मान भोजन में सबसे अधिक कैलोरी मान किसका होता है? वसा का, फैट का होता है। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी मान वसा का होता है। किसका होता है? वसा का होता है। 1 ग्राम वसा 9.2 किलो कैलोरी प्रति कैलोरी देता है। 9.2 कैलोरी देता है। 1 ग्राम वसा 9.2 केजी पर कैलोरी देता है। ठीक है। जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कैलोरी मान जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी मान 4.2 होता है। 1 ग्राम 4.2 होता है। ठीक है। ओके। इतनी बात आपके लिए इंट्रोडक्शन में क्या है? महत्वपूर्ण है। अब हमारा सारा केंद्र बिंदु आज की कक्षा का क्या है? आज की कक्षा का हमारा केंद्र बिंदु है वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। उसके विषय में आप जानिए। वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का नेचुरल सोर्सेज है, 2 बिंदु पे नेचुरल सोर्सेज है। एक है भोजन में, तो भोजन में हम लोग क्या लेते हैं? भोजन में हम लोग फल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, दूध लेते हैं, अनाज लेते हैं। तो ये इसका नेचुरल सोर्सेज होता है। इसके अलावा हमारा नेचुरल सोर्सेज के करीब में ही वस्त्र क्या है? वस्त्र में क्या रहता है? कागज, सेलुलोज होता है। वो सेलुलोज भी क्या है? ये किताब क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट। तो एक है भोजन, दूसरा हमारी आवश्यकता। ये भी एक हमारी बौद्धिक आवश्यकता, एक शारीरिक आवश्यकता है, एक बौद्धिक आवश्यकता है। ठीक है कि नहीं? और एक गरिमा की आवश्यकता है। हम वस्त्र क्यों पहनते हैं? अपनी गरिमा की, मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए पहनते हैं। ठीक है कि नहीं? और इसका रासायनिक जो स्रोत है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO। 1:2:1 से मिलकर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। तो इस दोनों को पहले हम लोग अब शुरुआत करते हैं तो लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। लिखिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के 2 भाग हैं। एक है प्राकृतिक, एक है प्राकृतिक, जिसके 2 स्रोत होते हैं। प्राकृतिक जिसके 2 स्रोत होते हैं। पहला है भोजन के रूप में फल, सब्जी, दूध, अनाज लेते हैं। फल, सब्जी, दूध, अनाज लेते हैं। फल, सब्जी, दूध और अनाज लेते हैं। तो ये पूरा नेचुरल सोर्सेस। ठीक है। जबकि वस्त्र और कागज में, नेचुरल में ही, प्राकृतिक स्रोत में, जबकि प्राकृतिक स्रोत में ही वस्त्र और कागज में सेलुलोज
वस्त्र और कागज में सेलुलोज, वस्त्र और कागज में सेलुलोज, वस्त्र और कागज में सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। वस्त्र और कागज में सेलुलोज क्या है? रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:2:1 वो कार्बोहाइड्रेट है। तो लिखेंगे दो भाग हो गया कार्बोहाइड्रेट के, एक हुआ प्राकृतिक और दूसरा हुआ रासायनिक। क्लियर हुआ ना? तो प्राकृतिक में क्या आ गया? प्राकृतिक में आ गया भोजन और वस्त्र, कागज। वस्त्र और कागज में सेलुलोज रहता है और भोजन में क्या रहता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब किस में रहता है? भोजन में। फल लीजिएगा तो फ्रुक्टोज मिलेगा, नहीं लैक्टोज। दूध पीजिएगा तो लैक्टोज मिलेगा। ये इन सब के अभी एक एक करके बताते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट पर आ रहे हैं तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड बताएंगे। पहले तो बेसिक्स याद रखिए, है क्या, कहां से मिलता है, सोर्सेज क्या है। सोर्सेज है भोजन, सोर्सेज है वस्त्र, कागज, एक है केमिकली। रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट क्या है? रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1। तो लिखेंगे रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट, रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:2:1, 1:2:1। ठीक है, 1:2:1। ये एकदम इसका हुआ परिचय कार्बोहाइड्रेट का। हमें क्विक एनर्जी की जरूरत होगी। अभी बच्चे देखते ही लगती है कि अब बेहोश हुई कि तब बेहोश हुई। ये यदि तब बेहोश हुई तो क्या दीजिएगा इसको? तुरंत क्या चाहिए? इसे चाहिए सिंकारा, नहीं इसे चाहिए सिंकारा नहीं, इसे चाहिए ग्लूकोज। तुरंत पानी में ग्लूकोज मिलाइए और मुंह में ठूस दीजिए। हालांकि भोजन को ठूसा जाता है, पानी को पिलाया जाता है, ठूसा नहीं जाता है। तो भोजन को पानी को पिला दीजिए, तुरंत होश में आ जाएगी। क्योंकि शाम में तो खैर थोड़ा बहुत भोजन करके आई होगी, सुबह में यदि कोई लड़की बेहोश होकर गिर जाती है तो उसका एकमात्र कारण यही है कि भोजन करके नहीं आई है तो वो गिर जाती है। आज से बहुत पहले एक लड़का, देखो उस लड़का का नाम अभी तक हमको याद है, अब तो इंस्पेक्टर हो गया है, पवन। पहले का लड़का सब जो मेरे पास आता था, जरादगव सब आता था, इस टाइप के लोग आते थे। जरादगव सब, मोटा तगड़ा हट्टा कट्ठा, कहता भी था मास्टर साहब हमारा पढ़ा लो हो, ठीक है कि नहीं। तो इस टाइप का हम ही को डराता था पहले। हम भी डरते थे बाहर में, स्वाभाविक है। फिर धीरे धीरे क्लास में तो आत्मीय रिश्ता बन जाता है, तो फिर सम्मान रूपी भाव तो उत्पन्न हो ही जाती है जिससे आप पढ़ते हैं। यही तो हम लोग का संस्कार होता है। तो पहले का लड़का सब क्या करता था, सुबह में बिना खाना खाए आता था और तंबाकू खाता था। सब MA BA जरादगव सब 5 साल से बेरोजगार है, संस्था खुला है, चलते हैं, एक बार देख लेते हैं, फरसिया लेते हैं मास्टर साहब से, मैंने इस टाइप का फीलिंग होता था। ठीक है कि नहीं। एक तो हमारा राम बालक मुखिया भी था बहेरी का, हालांकि बड़ा नाम कराया हमारा विधायक उधायक से। जब दरोगा बना, अभी तो इंस्पेक्टर है कहीं पर, ठीक है कि नहीं। तो जब दरोगा बना तो जलसा किया, 10-20 हजार लोगों को भोजन कराया, विधायक उधायक को बुलाया। संजोग से हम नहीं जा पाने, चूंकि हमारी रूटीन ऐसी है कि हम जा नहीं पाएंगे। जिस समय आप हमको दिन में कहिएगा 9 बजे रात से पहले हमारा निकलना संभव होता नहीं है। तो खैर, लेकिन बड़ा गुणगान जो होता है, खूब लोग मिलने के आतुर थे। फोन पे फोन करता रहा। हम कहते भी रहे कि बाबू जानते हो हम तो कर्तव्यनिष्ठ आदमी हैं, कि पहले मूल काम उसके बाद ही कोई अन्य काम, ठीक है कि नहीं। तो खैर, तो वो भी आया जब 32 साल की अवस्था में, ठीक है। आया, कहा कि सर
सो दरोगा बनना चाहते हैं। तो हम डर गए। दरोगा वाला सब जो आएगा तो पहले ऐसे करके दिखाएगा, ठीक है कि नहीं, डर गए। हम कहे बैठिएगा तब ना दरोगा बनिएगा, ठीक है बैठिए। क्या किया है, कितना दिन पहले ग्रेजुएशन किए थे, बताया 10 साल पहले किए। सर एक बार मुखिया में भी खराब थे, हम और डर गए, बाप रे इसको पढ़ाना है। इसे अभी भी कहते हैं, राम बालक यादव नहीं कहते, राम बालक मुखिया कहते हैं उसको, ठीक है। पुलिस महासंघ का वो नेता उता भी हो गया है, वो तो नेतागिरी का लक्षण रहेगा ना, वो तो टूटेगा नहीं वो तो। खैर, तो संजोग से वो चुनाव हार गया था, वैकेंसी आई तो सोचा कि चलिए खुश हो, मुखिया नहीं बने तो दरोगे बन जाते हैं। पढ़ाई शुरू किया, संजोग से परीक्षा में विलंब भी हो गया, 1-1.5 साल समय मिल गया, तो पढ़ते पढ़ते हम भीर गए, उसके ऊपर भीर गए। लेकिन वो भी ऐसा ही, ठीक है कि नहीं, कभी किसी बात को लेकर इस अवस्था में भी खड़े रखते थे आधा घंटा, लेकिन कभी ये नहीं कि मास्टर साहब हमको 32-34 साल के हो गए, खड़ा ये सबको आजकल लड़का सबको खड़ा रखेंगे, छोड़िए के चला जाए, ऐसा ऐसा कितना मास्टर को देखे, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए देखते हो कि अब ज्यादा खड़ा उड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा हो चुका है, डर से नहीं आता है। मास्टर साहब खड़ा रखते आधा घंटा, तो बाद में जब हमको इस बात की सूचना मिली जाती है तो जानकारी मिली जाती है। लेकिन वो रहा और बहुत अच्छे रैंकिंग में काफी अच्छा ढंग से पढ़ लिख करके पास किया और आज अच्छे जगह है भी। तो पहले का विद्यार्थी सब खैनी खा लेता था, अब पूछते थे यहां से शुरू करते, चलो तुम उठो तुम उठो, जैसे ही वहां तक जाता था वो खैनी को क्या करता था, जैसे ही खाया कि वहां तक पहुंचते पहुंचते बेहोश, भूकंप, बेहोश हो गया बेहोश हो गया। हम तो बुझ ही गए क्यों बेहोश हुआ, क्योंकि कारण हम तो देखे भी रहते हैं कि कारण भाई कने मार दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, पूछताछ में तो खुलेगा ही मुंह, ठीक है कि नहीं, पकड़ाया बेहोश हो गया, ठीक है कि नहीं। बाद में उसको ऑफिस में बुलाया, हम कहीं सब खाना छोड़िएगा कि नहीं सर नहीं खाते, हम कहे तो तुम बेहोश कैसे हुआ, ठीक है कि नहीं। तो खैर बाद में भूत जैसा, देखो कुछ जगह ऐसा होता है जहां विद्यार्थी झूठ नहीं बोलता है, अपनी गलती को रियलाइज करने में ही समझता है कि यहाँ पे बाप के सामने में, मास्टर के सामने में, डॉक्टर के सामने में, डॉक्टर से तुम छुपाओगे तो तुम्हारा बीमारी का ठीक से इलाज ही नहीं हो पाएगा। इसलिए डॉक्टर को सब बात कह दो कि डॉक्टर साहब ताड़ी भी पिए छी सुबह में, बाबू के सामने पूछे चलो कि कोई नशा भी करते हैं तो की कहती है नहीं करे छियो, लेकिन सुबह में ताड़ी पीते हैं, दोपहर में गुटखा खाते हैं, शाम में जो मिल जाता है मादक पदार्थ गांजा से लेकर चरस तक सब पी लेते हैं। अब आपको मेरा इलाज करना है पेट का तो कहिए, नहीं इलाज करना है तो हम दूसरा डॉक्टर पकड़े, मूल में आ जाओ, आगे लिखो। कहानी था ये सब खत्म हो गया। हाँ कहां थे हम लोग, रासायनिक तो दृष्टि से क्या है, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, 1:2:1 है। प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही, साथ में उसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी है। यदि पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर रहता है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। उसका आंसर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तथ्य के साथ आंसर बदल गया। तो आपके यहाँ कि सर कार्बोहाइड्रेट में भी तो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन और सल्फर, कभी कभी ये भी पूछता है कि सिर्फ नाइट्रोजन और सल्फर किसमें किस खाद्य पदार्थ में रहते हैं, तो प्रोटीन में रहते हैं। अभी आ रहे हैं लिखवाएंगे, अभी तो कार्बोहाइड्रेट में है। तो कार्बोहाइड्रेट में हमने बताया आपको कि सोर्सेज क्या है, क्या कहां से मिलता है। दूसरा बताया कि इसको क्विक एनर्जी की किसी को जरूरत होगी, त्वरित ऊर्जा की जरूरत होगी तो क्या देंगे, ग्लूकोज देंगे। लेकिन अधिक ग्लूकोज नहीं देना चाहिए, अधिक ग्लूकोज पीने से आलस्य का भाव उत्पन्न होता है। तुम कहीं पे परीक्षा देने गए और 1 किलो ग्लूकोज ले गए और रोटी सब्जी की जगह ग्लूकोजे पी रहे हो, जब परीक्षा शुरू हुआ 12 बजे से तब तक बेहोश हो गए, आलस्य भाव से। अब के बनाते क्वेश्चन, आप कहीं एक बार नींदे खींच लीजिए, इतना आलस्य आ जाएगा कि तुम आराम करने लगोगे, क्वेश्चन बनाने में तुमको मन नहीं लगेगा। तो ऐसे भी कहा जाता है, संस्कृत में एक छोटा सा कहावत, अति सर्वस्व वर्जते, किसी चीज की अति जो होती है बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए उतना ही जितना हमने पढ़ाया कि क्विक एनर्जी की जरूरत में ग्लूकोज लेते हैं, और ग्लूकोज क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है, तो लिखिएगा, यह तुरंत ऊर्जा देता है, यह तुरंत ऊर्जा देता है।
यह तुरंत ऊर्जा देता है। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देता है। ठीक है, फिर लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की जांच आयोडीन टेस्ट से की जाती है। कार्बोहाइड्रेट की जांच आयोडीन टेस्ट से की जाती है। आयोडीन टेस्ट से की जाती है। चलिए, आयोडीन टेस्ट से की जाती है। ठीक है, अब आइए, कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार हैं। पहला है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड 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 क्या हुआ? जिसमें कार्बन की संख्या एक हो, एक से लेकर 4, 5, 6, पेंटोज, हेक्सोज, ये सब क्या है? सब आपका मोनोसेक्राइड के उदाहरण। तो लिख देंगे उदाहरण में पेंटोज और हेक्सोज। पेंटोज और हेक्सोज वो मोनोसेक्राइड है। ठीक है, इसके उदाहरण लिख देंगे। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड का उदाहरण। उदाहरण में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज इत्यादि मोनोसेक्राइड। इत्यादि मोनोसेक्राइड। इत्यादि मोनोसेक्राइड। इत्यादि मोनोसेक्राइड है। अभी बताए भी थे कि हमको तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो क्या पिएंगे? ग्लूकोज। और आजकल ब्लड शुगर काफी इंपॉर्टेंट हो गया है कि शुगर किसमें पाया जाता है? ग्लूकोज किसमें पाया जाता है? ब्लड में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड शुगर। तो लिखेंगे यह, इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। ठीक है, इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। ब्लड शुगर की मात्रा ब्लड में खाली पेट में 80 से 110 mg पर DL होता है। 80 से 110, कहीं 115 भी लिखा हो तो टेंशन में नहीं आ जाना है। 80 से 110 mg पर DL होता है। ठीक है, यह सामान्य है, आदर्श स्थिति यही है। लेकिन जब यह कम हो जाएगा, 80 से कम हो जाएगा, तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो लिखेंगे इससे कम होने पर, जो खाली पेट में रहता है, इससे कम होने पर हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इससे कम होने पर हाइपोग्लाइसीमिया, इससे कम होने पर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, या हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। माने रक्त शुगर, ब्लड शुगर जब 80 से 80 mg पर DL से कम हो जाए, जितना कम होगा उतना खतरनाक होगा। नहीं, देखते होंगे कि जिसका लो ब्लड शुगर रहता है वो बैठे बैठे बेहोश हो जाता है। घर में ऐसी स्थिति एक आध दो बुजुर्ग लोगों में देखने को मिलता है। कुछ नहीं, उसको जल्दी से रसगुल्ला खिला दीजिए पहले,
और नहीं तो रसगुल्ला सर नहीं है तब तो चीनी ठूस दीजिए मुंह में, कुछ तो करिएगा ना, उसका ब्लड शुगर को बढ़ाने के लिए कीजिएगा, वो ज्यादा खतरनाक होता है। हाइपरग्लाइसीमिया कम खतरनाक है, और हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो याद रखिएगा, क्या नाम है, हाइपो पो, और हाइपर होता है 240 से ऊपर, 240 mg पर DL से ऊपर जब होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, वो भी खतरनाक होता है। उसी में इंसुलिन की आवश्यकता हो जाती है, तब बाहर से हम लोग क्या लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। एक तो शरीर में यदि नहीं बना तो फिर बाहर से लीजिए। इसलिए शुगर के पेशेंट को कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, टहलिए, अपना काम स्वयं कीजिए, ठीक है कि नहीं। तो जितना आप कीजिएगा इंसुलिन की संख्या मात्रा उतनी बढ़ेगी। तो लिखिएगा 240 से ऊपर, 240 mg से ऊपर, 240 mg से ऊपर हाइपरग्लाइसीमिया होती है, हाइपर ग्लाइसीमिया होती है, हाइपरग्लाइसीमिया होती है, हाइपरग्लाइसीमिया होती है, हाइपरग्लाइसीमिया होती है। कौन ग्लाइसीमिया होती है, हाइपरग्लाइसीमिया होती है। कौन ग्लाइसीमिया होती है, हाइपरग्लाइसीमिया होती है, जो याद करके रखिएगा। कौन सी ग्लाइसीमिया, कौन सी ग्लाइसीमिया, हाइपर, कितना से ऊपर, कितना से ऊपर, 240 mg पर DL से ऊपर होने पर हाइपरग्लाइसीमिया होती है। फिर लिखिएगा ग्लूकोज, नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज अंगूर में भी पाया जाता है, अंगूर में भी पाया जाता है। चलिए अब आइए फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है। फ्रुक्टोज क्या है, सबसे मीठा होता है। अच्छा एक लाइन तुमसे पूछते, ग्लूकोज में डी लिखा होता है। ग्लूकोज का जो पैकेट लेने जाओगे तो क्या लिखा होता है, डी। तो ग्लूकोन डी, डी क्या है, डेक्सट्रोज है। डी क्या है वहां, डेक्सट्रोज है। आम जीवन में, विज्ञान में ग्लूकोज देखे होगे तो ग्लूकोन में डी लिखा हुआ होगा, ग्लूकोन डी। तो डी क्या है वहां, डेक्सट्रोज है। ध्यान रखना, सब चीज लिखा नहीं जाता है, कुछ बातें यहां रखी जाती है। चलिए फ्रुक्टोज ये सबसे मीठा होता है। तो लिखिएगा फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है, फल में पाया जाता है, फल में पाया जाता है। फल में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए फल से जो आप शुगर लीजिएगा ना तो आपका वो ज्यादा, वो कम खतरनाक होता है। और ज्यादा जो चीनी खाइएगा नहीं, वो ज्यादा खतरनाक है। जैसे आपका चाय, जैसे आपका रसगुल्ला, पंतुआ, उससे भी खतरनाक जिलेबी, उससे भी खतरनाक रसमलाई। इंडिया में क्या है कि एक से एक रस वाला मिठाई आपको मिलेगा नहीं, और ये सब आपको एक उम्र के बाद क्या हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। बुनिया, उसमें भी रस देखिएगा नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप लीची खाइए। लीची डायबिटीज को कंट्रोल भी करता है। आम, हालांकि आम ज्यादा खाने से डायबिटीज को बढ़ाता है, लेकिन उस रसगुल्ला की तुलना में आम खाना कम खतरनाक है, क्योंकि वो क्या है, नेचुरल है। वो क्या है, नेचुरल है। ये क्या है, आर्टिफिशियल है। जिलेबी, पंतुआ नहीं, ये सब एक से एक मिठाई हमारे यहाँ है। खैर मूल में आइए। तो अधिक, इसका एक मात्र, ऐसे भी मीठा खाने से, अधिक मीठा खाइएगा तो मोटापा बढ़ जाएगा। मेरी तरह स्लिम नहीं रहिएगा, मेरी तरह स्लिम नहीं रहिएगा, ठीक है। नहीं, आप भी ठीक है। मूल में ये थोड़ा सा भसक रहा है, ठीक है। आप तो पूरा भसक गए हैं साहब। आप क्या देख रहा है, अक्सर मेरे विषय में ही बता दीजिए कुछ, तो आपके विषय में बता दिए। महिला लड़कियों के विषय में नहीं बताएंगे, ये जी हमको सर क्यों कहे भसक गई हो, ठीक है। हम लड़का को कहेंगे, हम तुम लोग को नहीं कहेंगे।
मूल बिंदु पे आ जाइए। तो आशा है कि समझ गए होंगे कि कम मीठा खाइए, भसकिए कम, ठीक है कि नहीं। कम मीठा खाने से मोटापा, हाँ। यहां से जाइएगा, किसी को इसको ले जाइएगा, इस पतले वाले को, इसको 4 रसगुल्ला, अपने 8 रसगुल्ला खाइएगा तो कैसे होगा। मूल में आ जाइए। मूल कहाँ है हम लोग? फ्रुक्टोज में, कि सबसे मीठा है, फल में पाया जाता है, अधिक सेवन से मोटापा बढ़ता है। खत्म हो गई। अब आइए गैलेक्टोज, तो लिखिए गैलेक्टोज। तीसरा है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज कहां पाया जाता है? दूध। इसे मिल्क शुगर कहते हैं। यह दूध में पाया जाता है तो मिल्क शुगर है, मिल्क शुगर कहते हैं। किसे किसे? गैलेक्टोज को क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं। गैलेक्टोज को क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं। अब आइए, मोनोसेक्राइड खत्म। तो मोनोसेक्राइड में क्या क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। अब आइए डाइसेक्राइड, तो लिखो डाइसेक्राइड। इसमें 2 मोनोसेक्राइड होते हैं, इसमें 2 मोनोसेक्राइड होते हैं, इसमें 2 मोनोसेक्राइड होते हैं, और इसके बीच एमाइड बॉन्ड होता है, और उसके बीच एमाइड बंधन होता है, और उसके बीच एमाइड बंधन होते हैं। कौन बंधन होते हैं? एमाइड बंधन होते हैं। एमाइड बंधन होता है। 2 डाइसेक्राइड के बीच, माने डाइसेक्राइड के बीच दो मोनोसेक्राइड होते हैं, उसमें कौन सा बंधन होता है? एमाइड बॉन्ड होता है। उदाहरण, माल्टोज, सुक्रोज, सैकरीन, लैक्टोज। उदाहरण लिखिए। माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है, तो सबसे पहले माल्टोज लिखो। माल्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। उदाहरण में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। चलिए, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। अब माल्टोज आइए, तो माल्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है। देखो माल्टोज, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है, और इसका स्रोत, और इसका स्रोत, और इसका स्रोत क्या है? अनाज, मोटा अनाज, अनाज या मोटा अनाज। इसका सोर्सेज है अनाज या मोटा अनाज, इसीलिए इसको ग्रेन शुगर भी कहते हैं, इसीलिए इसे ग्रेन शुगर भी कहते हैं। इसलिए इसे ग्रेन शुगर भी कहते हैं, ग्रेन शुगर भी कहते हैं। ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज, इसलिए इसे ग्रेन शुगर भी कहते हैं। ठीक है, तो माल्टोज हो गया। माल्टोज क्या आता है? सुक्रोज। तो सुक्रोज में लिखिए, यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। सुक्रोज, याद रखिएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है, और इसे केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। केन मतलब गन्ना, इसे केन शुगर के नाम से भी जानते हैं।
इसे केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, इसे केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, इसे केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। किसे किसे हाँ, इसे केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। सोर्सेज तो गन्ना है ही, गन्ना चुकंदर इसका स्रोत। तीसरा है लैक्टोज, पहले लिख लो लैक्टोज, और तब कृत्रिम शुगर लिखना, पहले प्राकृतिक शुगर सब लिखो। लैक्टोज या ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से बनता है लैक्टोज। लैक्टोज लिखिए, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से बनता है, 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 और इसे मिल्क शुगर कहते हैं, और इसे मिल्क शुगर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे मिल्क शुगर कहते हैं, इसे मिल्क शुगर कहते हैं। अति महत्वपूर्ण है कि कैसीन को मिल्क प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अति महत्वपूर्ण है कि कैसीन को मिल्क प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अति महत्वपूर्ण है कि कैसीन को मिल्क प्रोटीन के नाम से जानते हैं। कैसीन को मिल्क प्रोटीन के नाम से जानते हैं। कैसीन को मिल्क प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैसीन को मिल्क प्रोटीन के नाम से जानते हैं। यह भी ध्यान में रखें, यह भी ध्यान में रखें कि दूध को पचाने वाला एंजाइम, यह भी ध्यान में रखें कि दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। यह भी ध्यान में रखें कि दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन है। चलिए, इन सब के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण कृत्रिम शुगर है जिसको हम एस्पर्टम कहते हैं। ये किसी भी डाइसैकराइड की तुलना में 500 से अधिक गुना मीठा होता है। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं एस्पर्टम। ये क्या है? और या इसको हम सैकरीन के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? तो नोट में लिखो सैकरीन। यह कृत्रिम शुगर है। यह कृत्रिम शुगर है। ठीक है, यह कृत्रिम शुगर है। ब्रैकेट में लिख दो एस्पर्टिन। एस्पर्टिन 500 गुना अधिक मीठा होता है। किसी भी मीठे सब्सटेंस से यह अधिक मीठा होता है। एस्पर्टम क्या नाम है उसका? एस्पर्टम। क्या नाम है इसका? एस्पर्टम। बस, तो डाइसैकराइड भी आपका खत्म हो गया। डाइसैकराइड के बाद क्या आता है? तो डाइसैकराइड में क्या क्या पढ़े? पहला, दूसरा, तीसरा। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में, इसीलिए उसको मिल्क शुगर कहते हैं। और उसमें एक एंजाइम भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन। तो नोट में लिख दो, नोट में लिख दीजिएगा दूध को पचाने वाला एंजाइम। लिखा दिए हैं? तब तो ठीक ही है, तब क्या बचा? तब तो खत्म। इसका बाद आता है आपका पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। कौन सेक्राइड? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कैसे बनता? नाम ही है पोली।
मतलब दो या दो से अधिक मोनोसेक्राइड को मिलाकर क्या बनेगा, तो लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मोनोसेक्राइड से मिलकर, दो या दो से अधिक मोनोसेक्राइड से मिलकर या पॉलीसेक्राइड बनता है, जैसे जैसे स्टार्च, जैसे स्टार्च, जैसे स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च का सोर्सेज क्या है, आलू और चावल, इसलिए खाना खतरनाक होता है। डायबिटीज में ये खाना खतरनाक क्यों है, समझ में आ गई ना। खाना खतरनाक इसीलिए है कि ये पॉलीसेक्राइड है। गेहूं खाना क्यों खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि वो भी कार्बोहाइड्रेट है, वो आपके शुगर लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसीलिए हम लोग मल्टीग्रेन पर आजकल ध्यान देते हैं, ठीक है कि नहीं। और कार्बोहाइड्रेट जितना कम लीजिए और अन्य पदार्थ को जितना ज्यादा बढ़ाइए, लेकिन संतुलन के साथ। अन्य पदार्थ का मतलब ही नहीं कि फैट जो है सो आधा किलो पी लिए, ठीक है कि नहीं। माने संतुलन, कोई भी आहार में आपका संतुलन रहना चाहिए। जो एक वयस्क व्यक्ति के लिए जो काफी मेहनत करता है, 3000 से 3200 कैलोरी की जरूरत होती है। एक सामान्य के लिए आपको 2200 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि 8 घंटा से अधिक कोई लेबर करता है तो उसको उतना अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी। जो जितना अधिक शारीरिक श्रम करेगा उसको उतना अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो स्टार्च का उदाहरण है आलू और चावल, तो लिखेगा आलू और चावल उदाहरण में। साथ ही स्टार्च से कैप्सूल का कवर भी बनता है, साथ ही स्टार्च से कैप्सूल का कवर भी बनता है। स्टार्च से कैप्सूल का कवर भी बनता है। तो स्टार्च उबाला हुआ पदार्थ में ज्यादा मिलता है। उबाला हुआ पदार्थ क्या है, आलू कच्चा खा सकते हैं। क्यों दर्द हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा है कि यदि आप उबाल कर नहीं खाइएगा तो पेट में दर्द हो जाएगा। चावल खाइए, एक मुट्ठी खा लीजिए, आपको पेट दर्द हो जाएगा। आइए उधर से आलू ऐसा मारिए, खा लीजिए, आधे घंटे के बाद पेट पकड़ लेगा आपको। इसलिए ऐसे भोजन को हम लोग क्या करते हैं, उबाल के खाते हैं, गर्म करके खाते हैं। गर्म करके मतलब उबाल के खाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो स्टार्च और कैप्सूल के कवर में भी क्या लगा होता है, स्टार्च होता है। दूसरा लिखिएगा सेलुलोज, जो पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज, सेलुलोज पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यह संरचना देता है। किसको संरचना देता है, पौधे को। और यह संरचना देता है पौधे को, पौधे के सेल वाल को। पौधे के सेल वाल को संरचना देता है। सेल वाल के माध्यम से पौधे का क्या होता है, विकास होता है। तो ये एक संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ सेलुलोज। एक और लिख देंगे काइटिन, पहले लिखो काइटिन। काइटिन कीट का पंख बनाता है, माने कीट को, जीव जंतु को संरचना देने में काइटिन की भूमिका होती है। तो लिखेंगे कीट का पंख बनाता है, कीट का पंख बनाता है। और फंगस के सेल वाल, और फंगस का सेल वाल काइटिन के बने होते हैं। एकदम याद कर लेना है, फंगस के सेल वाल काइटिन के बने होते हैं। फंगस के सेल वाल, फंगस के सेल वाल काइटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं,
और कीट का पंख, काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन क्या है? सेलुलोज क्या है? पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है। यह भी विविधात्मक तथ्य है। इसके बाद ग्लाइकोजेन, मांसपेशी में संचित होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो लिखेंगे ग्लाइकोजेन मांसपेशी में संचित होने वाला पदार्थ है। संचित होने वाला पदार्थ या लीवर में भी पाया जाता है, या लीवर और मसल्स में पाया जाता है। तो लिखी दी है मसल्स, या लीवर में पाया जाता है, या लीवर में पाया जाता है, या लीवर में पाया जाता है। जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि। हेलो, हाँ जी, हाँ तो आइए, बंगाई टोला में सबसे अंतिम मकान में आ जाइए, बिजली ऑफिस के पास। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ ऑफिस में हो ना? कहाँ? ठीक है। और एक लड़का आ रहा है, कहीं भटक रहा है बिजली ऑफिस में। हाँ कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे ग्लाइकोजेन। हम लोग कहाँ थे? ग्लाइकोजेन में थे। और ग्लाइकोजेन कहाँ रहता है? मसल्स में, लीवर में, इन सब में ग्लाइकोजेन होते हैं। तो इसको ध्यान में करके रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। आप कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम लिख दीजिए। लिखिए, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम है ऊर्जा देने का। ऊर्जा देने का, ठीक है, ऊर्जा देने का काम है। और अधिक सेवन करने से अधिक सेवन करने से और अधिक सेवन करने से अधिक सेवन करने से क्या? मोटापा हो जाती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट खूब नहीं खाना चाहिए। ठास भोजन ज्यादा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो चावल उवल की मात्रा को कम कीजिए, ठीक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? समाप्त हो गया। एक नोट में लिख देंगे, एक प्रक्रिया है कि भोजन में अतिरिक्त ग्लूकोज यदि वसा में चेंज होता है तो उस प्रक्रिया को लिपोजेनेसिस कहते हैं। तो लिख देंगे नोट में, भोजन के अतिरिक्त ग्लूकोज, भोजन में अतिरिक्त ग्लूकोज को वसा में बदलने की प्रक्रिया, वसा में बदलने की प्रक्रिया लिपोजेनेसिस कहलाता है। लिपोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। लिपोजेनेसिस कहलाता है। ऊपर ही लिख चुके हैं कि जो हमारा वस्त्र है, जो ऊन है, वो क्या है? सेलुलोज है, कार्बोहाइड्रेट है। ऊपर ही लिख चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट को ब्लड से ग्लूकोज के रूप में हम लोग लेते हैं जीवित कोशिका में, और तभी ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में जब बढ़ जाती है तो मधुमेह बीमारी होती है। उसका आदर्श रेंज 80 से 110, 15, 20 है, और उससे जब अधिक हो जाएगी, अब बहुत अधिक हो जाएगी, 240, 50 से जब अधिक होगी तो हाइपरग्लाइसीमिया, और 60, 50 से नीचे हो जाएगी, मैंने 80 से नीचे हो जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया। जितना नीचे उतना भयंकर, ठीक है कि नहीं। तो हाइपो भी पढ़ लिया, हाइपर भी पढ़ लिया, मतलब सारी चीज आप पढ़ लिए हैं। अब आपको घर पे जाकर इसको रिवीजन करने की जरूरत है
क्योंकि सिर्फ एक भाग में हमने ढेर सारी तथ्य आपको अवधारणा बताई है। अब आपकी यह ड्यूटी है, कर्तव्य है कि आप इसे समय अंतराल में याद करके रख लीजिए। तो आज हम बायोलॉजी यहीं तक रहना चाहेंगे। अगले दिन हमारा वसा, प्रोटीन और अन्य कक्षा होगी, ठीक है कि नहीं। बिना कोई ब्रेक दिए हुए संविधान की कॉपी निकालिए और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अब भाग 3 शुरू होगा, संविधान।